Welcome back, friends, to the Journey to Stars. In this video, we are going to discuss some of the questions that have been asked in science section in CDS 2 2022 examination that has recently been held. And we will use these questions in our further examinations and we will learn through these questions. Okay, so let's start. And this is the set C. We all know about the UPSC CDS examination. There are maximum 100 marks and there will be 120 questions. 0.83 mark will be awarded for each question. Okay, leave that everything behind. That is not a big deal for us because we are learning through that. So moving to the first question from the science section that says that asks us an object is dropped from a height onto the floor. एक ऑब्जेक्ट को एक हाइट से एक फ्लोर पर गिराया जा रहा है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स यूनिफॉर्म एज इट फॉल्स. क्वेश्चन की डिमांड ये है कि हमको एक ऐसी क्वांटिटी बतानी है फ्रॉम द गिवन वंस जो कि चेंज नहीं होती व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट. ठीक है ना. तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है ये चेंज होती हैं. जब भी एक ऑब्जेक्ट ऊपर से गिरता है नीचे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस आता है क्योंकि जिस तरीके से स्पीड बढ़ती है उतनी काइनेटिक एनर्जी जो है बढ़ती जाती है और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती चली जाती है. ठीक है. और मोमेंटम की बात अगर करते हैं तो मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी सिंस इट डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी and we know that when an object falls from a height the velocity also do changes, so this cannot be answer as well. So the right answer will be acceleration. The reason is that we know that 9.8 meter per second square is the acceleration. We call it acceleration due to gravity, written with the symbol g. Okay, and this remains constant throughout the time. And for your information, this g was invented and specified by a scientist named as Cavendish, Cavendish. Okay, the next question is that if an object is placed at a focus of a convex lens the images. सिंपल सा क्वेश्चन है ये. हमको सीधा पता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा जाता है तो कोई भी ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा जाता है तो उसकी इमेज जो है इन्फिनिटी पर ही बनती है. ठीक है. सो द आंसर विल बी डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो फ्रॉम द ऑप्टिक्स. Which one of the following statements about the aperture of a convex lens is correct? ठीक है. तो अगर एक लेंस की बात करते हैं, अपर्चर की बात करते हैं, अभी हम भूल जाते हैं कि हम कॉन्वेक्स लेंस या किस लेंस की बात करते हैं. सिंपली एक अपर्चर क्या होता है, एज वी कैन सी इन द लिटिल डायग्राम हियर दैट द अपर्चर इज, अगर हमारे पास एक लेंस है इतना बड़ा, ठीक है, तो अपर्चर क्या है, जो उसका फिजिकल बॉडी है ना लेंस की, उसको हम अपर्चर बोलते हैं. तो एक लेंस अगर इस तरीके का है तो ये फिजिकल अपर्चर इसका हो गया ना, तो ये अपर्चर हो गया. ठीक है. तो अब ये जो इसका अपर्चर है ये डिपेंड किस चीज पे करता है. इट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर. क्या ये आर पे डिपेंड करेगा? नो, द आंसर इज दैट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स रेडियस ऑफ इट्स कर्वेचर. ठीक है ना. तो ये इन सारी क्वांटिटीज पे किसी पे भी ये डिपेंड नहीं करता, ये इंडिपेंडेंट होता है क्योंकि किसी भी चीज़ का कितना जो है साइज है ये इस बात पे डिपेंड नहीं करना किसी चीज़ पे. इनमें से रेडियस ऑफ कर्वेचर पे क्यों डिपेंड करेगा? आर पे नहीं करेगा, एफ पे नहीं करेगा. ठीक है. फोकल लेंथ पे नहीं करेगा. ठीक है, सिंपल. और ये देखिए, अगर ये फोकल लेंथ पे नहीं करता है तो फिर हाफ ऑफ इट्स फोकल लेंथ पे भी नहीं करेगा. तो ये दो ऑप्शन तो बस देखते ही हटा सकते थे आप लोग. ठीक है, क्लियर. और जब साइमल्टेनियसली दो दो ऑप्शंस इसमें दिए हैं जो कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, यार एक साथ दो आंसर हो सकते हैं तो फिर ये भी आंसर सही नहीं होता है. ठीक है, कीप इट इन माइंड. When water is heated from 0 degree Celsius to 4 degree Celsius its density. ठीक है. तो ये हम लोगों ने पढ़ा है फिजिक्स में कि this is anomalous behavior of water. Anomalous means that is not abnormal behavior of water, and this is seen between 0 degree to 4 degree Celsius. ठीक है. जनरली जब हम किसी चीज़ को हीट करते हैं, हीट करने में उसकी जो है डेंसिटी जो है वो डिक्रीज होती है. बट इफ़ वी टॉक अबाउट वाटर, तो वाटर जब 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है, जब इसका टेम्परेचर रेज किया जाता है तो इसकी डेंसिटी जो है वो इंक्रीज होती है. ठीक है. उसके बाद ये अगेन डिक्रीज होना शुरू हो जाती है. सो दिस इज एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर.
ठीक है। और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जो ग्लेशियर्स वगैरह होते हैं उनमें क्या होता है कि मान लीजिए सरफेस वाटर है, तो ये अगर यहाँ पे सन है, इसकी जब रेडिएशन इस पे आती हैं तो ये धीरे धीरे जो है हीट होना शुरू होता है। तो उसकी वजह से जब ये सबसे पहले जब माइनस की तरफ बढ़ता है कोई चीज़, तो पहले 4 डिग्री सेल्सियस आएगा ना पॉजिटिव, उसके बाद जीरो की तरफ जाएगा। तो जब 4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, सिंस वी नो दैट आइस फ्रीजेस, वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो जब 4 डिग्री सेल्सियस पे आता है तो इसकी जो डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा हो जाती है। 4 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर ऊपर है, अब ये जो वाटर है इसकी डेंसिटी हाई होगी तो ये बिल्कुल नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है। तो नीचे जो वाटर सेटल डाउन हो गया वो फ्रीज नहीं है, ये 4 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर है। ठीक है। तो अब ये 4 डिग्री सेल्सियस का वाटर है, ये फ्रीज भी नहीं है। ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में है। और ऊपर की जो लेयर होगी, ठीक है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे कभी ना कभी जो है फ्रीज हो जाएगी। तो हम ऐसा देखते हैं कि ऊपर वाली जो लेयर है वो फ्रीज है। ठीक है। और नीचे जो है ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो मूव करते हैं, वरना अगर ये फेनोमेना नहीं होता तो फिर सारी फिशेस जो हैं मर जाती। ठीक है ना, तो उनका सर्वाइवल हो ही नहीं पाता ग्लेशियर जोन। ठीक है, ओके। सो द आंसर विल बी बी। 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पे जो है वाटर की डेंसिटी जो होती है इंक्रीज होती है। ठीक है। हाँ। नाउ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस डिपेंड्स अपॉन। ठीक है। तो अर्थ के सरफेस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जैसे अभी हमने जी बताया था, जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। ठीक है ना, तो इसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये जो है किस पे डिपेंड करती है। तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा इसके मास पे डिपेंड करती है, क्योंकि हमको पता है द फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू थिंग्स आल्सो डिपेंड्स अपॉन द इनवर्स ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम एंड द मास। वी नो दैट, यू नो, फोर्स इज इक्वल्स टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट। सो द सी विल बी द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। We are discussing approximately 30 questions in this video, and most often CDS have a definite pattern of asking questions. The aim is to make you understand the pattern that these questions are being asked. Okay, so from the bio we have done with physics section. Further question will be added in the list, but let's move forward. Uh, which one of the following pairs of enzymes do not work at acidic pH? Acidic pH, pH stands for potence of hydrogen। ठीक है, और we all know that कि जो pH स्केल होता है वो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 14 है। ठीक है, और जो न्यूट्रल होता है वो 7 पे होता है। और 7 से जो लेफ्ट साइड में आते हैं यानी इस तरफ के लिए, तो ये जो है एसिडिक सब्सटेंस, एसिडिटी बढ़ती है। और 7 से आगे 14 की तरफ बढ़ते हैं तो बेसिसिटी बढ़ती है। ठीक है। तो एसिडिक पीएच में कौन सा एंजाइम वर्क नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, दैट इज ट्रिप्सिन एंड एमाइलेज। दीज टू एंजाइम्स डू नॉट वर्क एट एसिडिक पीएच। ठीक है। बाकी अगर पेप्सिन की बात करें, ट्रिप्सिन और ये जो एमाइलेज है, ठीक है ना, ये जो पेयर है पेप्सिन एंड एमाइलेज, ये दोनों जो हैं, पेप्सिन की स्पेसिफिकली बात की जाए तो ये एसिडिक पीएच में ही वर्क करते हैं। ठीक है। ट्रिप्सिन भी एसिडिक पीएच में ही वर्क करता है। सो द राइट आंसर विल बी सी। ठीक है। दिस क्वेश्चन इज आल्सो फ्रॉम 10th क्लास NCERT, okay, biology section. Now the question is urea is produced by metabolism of। ठीक है, तो the right answer is A, option A, that is protease। यूरिया को हम बनाते हैं प्रोटीन से। ठीक है। NH2CONH2। ठीक है, ये होता है यूरिया का फॉर्मूला। व्हाट इज दिस, NH2CONH2। ठीक है। नाइट्रोजन कंसेंट्रेशन इसमें होता है अप्रोक्सीमेटली 44%। ठीक है, 47%। ठीक है। अब बात आती है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस। सो वी ऑल वेरी नो, वेरी वेल अंडरस्टैंड दैट द आंसर विल बी एनीमिया। ठीक है, एनीमिया नामक रोग जो है आयरन की कमी से हमारी बॉडी में हो जाता है। अभी रिसेंट रिपोर्ट्स भी आई हैं, उसमें पता चला है कि इंडिया का, अभी नेशनल हेल्थ सर्वे हुआ है, तो उसमें पता चला है कि इंडिया के मोर देन 50% जो चिल्ड्रन हैं एंड वुमेन हैं ये एनेमिक हैं। ठीक है, तो रिपोर्ट्स काफ़ी सरप्राइजिंग है और देखते हैं, कदम लिए जाने चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा।
if an object of mass 10 kg is moving with a uniform speed of 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मास है 10 kg और स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, लीनियर मोमेंटम बताना है और काइनेटिक एनर्जी बतानी है। सिंपल सा है, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन की डिमांड है काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम रेस्पेक्टिवली, ठीक है, लाइन से बताना। सबसे पहले लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी, मास कितना है 10, वेलोसिटी कितनी है, मास इंटू वेलोसिटी ना, वेलोसिटी कितनी है, ये भी 10 है, ठीक है, तो 100 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन कितना होता है, ए और डी, ए और बी, ठीक है, दो ऑप्शंस में से हमको अब देखना है कि, अब बात करते हैं कि इसका जो है काइनेटिक एनर्जी कितना, काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, एम कितना है 10, वी स्क्वायर यानी वी कितना है 10, 10 इंटू 10, ओके, सो 2 से ये 5 आ जाएगा, 10 10 ये हो गया 100, 100 इंटू 5 500, सो 500 जूल विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिखता है, इनको ट्राई करना चाहिए, अगर साइंस बैकग्राउंड से भी नहीं है फिर भी थोड़ा सा ट्राई करना चाहिए, okay. The next question is an electric circuit having combinations of resistances and capacitance is given below, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें हमको दिया गया है कि एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये जो है रेजिस्टेंस है, ठीक है, 3 रेजिस्टर्स दिए गए हैं उसमें, ठीक है, और एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ठीक है, और हमको बताना है कि इसका जो रिजल्टेंट करंट फ्लोइंग होगा थ्रू द सर्किट वो कितना होगा, ठीक है। तो देखिए, अब हम बात करते हैं कैपेसिटर की। ये सिम बहुत ही बेसिक सा यहाँ पे एक रूल अप्लाई हो रहा था कि एक ये जो कैपेसिटर होता है इसके थ्रू जो है सिंस इसे ऐसा समझिए, देखिए हम अल्टरनेट करंट को इस तरीके से फ्लो करते हैं, इस तरीके से शो करते हैं, और डीसी को हम स्ट्रेट लाइन से फ्लो करते हैं, ठीक है। तो डीसी करंट जो होता है वो इस कैपेसिटर में ब्लॉक हो जाता है, इट द डीसी करंट कैन नॉट पास थ्रू अ कैपेसिटर। तो सिंस वी आर यूजिंग दिस डीसी वोल्टेज, ठीक है ना, वी कैन सी हियर दैट दिस इज अ साइन ऑफ बैटरी, दैट इज अ डीसी करंट, ओके। So DC current is flowing through the circuit. That means there is no role of this part of the circuit. And since the current इस तरीके से आएगा, अब करंट अगर यहाँ तक पहुँचता भी है तो ये तो यहाँ पे ब्लॉक हो गया, यहाँ पे ये ब्लॉक हो गया ना, तो इस सर्किट का इस वाले सेक्शन का कोई रोल नहीं रह गया ना। तो अब जो पूरा रोल बचा है ये पूरा पूरा ये सर्किट बस इतना वाला चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमको ये पता है कि ये जो हमारा सर्किट है, हाँ, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस जो है ये दोनों किसमें है, सीरीज में, और सीरीज में रेजिस्टेंस जो है जुड़ जाते हैं, R1 प्लस R2, जो कि किसके बराबर है, 20 ओम के बराबर है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस हो गया टोटल 20 ओम, और हमको पता है कि इसमें जो वोल्टेज दी है वो 10 ओम दी है, ठीक है। तो I क्या होता है, V अपॉन R, ठीक है, V इज इक्वल्स टू आई आर, फॉर्मूला है, उसी से I को हम डिराइव कर रहे हैं, तो I इज इक्वल्स टू V अपॉन R हो गया। द वोल्टेज इज गिवन एज 10 वोल्ट एंड द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस विल बी 20 ओम, जैसा कि हमने निकाला है, ठीक है। तो अब अल्टीमेटली यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो जाएगा 10 अपॉन 20 एंड दैट इज 0.5 एम्पियर, ठीक है। देन द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पिच ऑफ अ साउंड वेव डिपेंड्स अपॉन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। साउंड की हम पिच की बात करते हैं, तो पिच क्या होती है, अल्टीमेटली हम किसी भी साउंड को एक वेव फॉर्म में अगर हम साइन वेव कर्व में हम दिखाते हैं तो इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है। तो एक जो साउंड वेव हो सकती है वो दो टाइप की हो सकती है, ठीक है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि इनकी जो वेवलेंथ है, ये वाला पार्ट, ठीक है, इनमें डिफरेंस है कि इस पार्ट की वेवलेंथ कम है और इस पार्ट की वेवलेंथ ज़्यादा है। तो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जिस पार्ट की, जिस साउंड की जो वेवलेंथ है जो कम होती है उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, यानी जिनमें ये नंबर ऑफ कर्व्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है, उसकी एक गिवन टाइम इंटरवल में जिनका ये जो नंबर ऑफ कर्व्स या ये साइन कर्व्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो उसकी फ्रिक्वेंसी हम कहते हैं ज़्यादा है, और जिसमें ये साइन कर्व्स कम होते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी कम, वेवलेंथ फ्रिक्वेंसी जो है कम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, फ्रिक्वेंसी को, हाँ, फ्रिक्वेंसी अगर हम डिनोट करते हैं तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके,
वेवलेंथ की, ठीक है। तो जिसकी जितनी कम वेवलेंथ उसकी उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और इतना हम लोग को पता है कि जो मेल्स की जो मेल्स की फ्रीक्वेंसी होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू फीमेल्स, ठीक है। रिमेंबर, कीप इन माइंड। और ये जो एम्पलीट्यूड होता है ये क्या होता है? एम्पलीट्यूड क्या होता है कि ये ये जो होती है इस वेवलेंथ की, ये जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, क्रेस्ट एंड ट्रफ्स, ठीक है। तो कोई साउंड कितना लाउड है वो डिफाइन करता है इसका एम्पलीट्यूड कितना है, ठीक है। और लाउडनेस अभी तो मैंने बोला ही वर्ड है, ठीक है। और स्पीड क्या होती है ये तो जनरल सा है, इससे कोई भी चीज़ डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। द डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किल इज कॉल्ड, ठीक है। एक डिवाइस, एक सर्किट में एक करंट को मेजर करने के लिए हमें कौन सा डिवाइस लगाना पड़ता है? तो द राइट आंसर इज एमीटर, ठीक है। और ये हम सीरीज में लगाते हैं। सीरीज का मतलब अगर ये इसको जैसे हम वोल्टेज को इस तरीके से पैरेलल में लगाते हैं वोल्ट मीटर को, तो एमीटर को हम यहीं पे लगाते हैं सीरीज में, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे करंट और वोल्टेज हम दोनों नाप सकते हैं, ठीक है, दोनों मेजर कर सकते हैं। The next question is, a metal of wire of length L and diameter D has a resistance of R. What would be the resistance of another wire of same metal and of same length but having double the diameter? ठीक है। क्वेश्चन में ये कहा गया कि हमारे पास दो वायर्स हैं, सेम लेंथ है, सेम मटेरियल है। डिफरेंस ये है कि पहले वाले का जो रेडियस था वो आर था, डायमीटर का आधा रेडियस होता है, तो हम डायमीटर की जगह रेडियस वर्ड बोले ले रहे हैं क्योंकि उसका हम यूज़ फॉर्मूले में क्लियर करेंगे। तो वायर वन में रेडियस आर है और वायर टू में रेडियस जो है 2r है, ठीक है। यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो बढ़ा दिया गया अल्टीमेटली, ठीक है। तो हमको फॉर्मूला पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L अपॉन ए के। ए एल इज द लेंथ ऑफ द वायर, यानी वायर जितना लंबा होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, ऑब्वियस सी बात है। और वायर की मोटाई जितनी ज़्यादा होगी यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, यानी आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया में जो मेजर पार्ट प्ले करता है वो क्या होता है? रेडियस। क्योंकि एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्योंकि वायर जो होता है मोस्टली हम सिलिंड्रिकल कंसीडर करते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे रेडियस की बात करते हैं। तो अगर फर्स्ट केस के वायर में अगर रेडियस था आर, रेजिस्टेंस था आर, ठीक है, तो सेकंड वाले केस में कितना होगा? देखिए, एल अपॉन आर स्क्वायर, आर की जगह पे हम 2r रख देते हैं, 2r का होल स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4, 4r स्क्वायर। यानी ये 1/4 फैक्टर जो है बढ़ जाएगा। यानी ये अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि जो नया रेजिस्टेंस होगा वो 1/4 होगा उसके, ठीक है। तो आंसर आंसर विल बी ऑप्शन ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड दैट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Stinging hair of nettle leaves. Nettle leaves inject a fluid in the human body causing burning pain. The fluid is, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये नेटल नेटल लीव्स के बारे में बात की जा रही है। तो अगर हम नेटल लीव्स को टच करते हैं तो हमें एक एसिडिक फ्लूइड हमारी बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है जिसकी वजह से हमको बर्निंग पेन होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो फ्लूइड है यानी जो एसिड है वो कौन सा एसिड है, एसिड का नाम पूछा गया है, ठीक है। तो इसका नाम है मिथेनोइक एसिड, ठीक है। तो मिथेनोइक एसिड जो है इन लीव्स के अंदर पाया जाता है और जब इनको कोई टच करता है तो उसको बहुत ज़्यादा बर्निंग पेन होता है, ठीक है। We will do some classes specifically on such questions because these are some basic questions that keep repeating time to time, not just in CDS examination but in many examination. So we will do certain sessions where we will solve all the queries like that. Okay, these are very simple questions, and once you have not gone through these questions while you are studying, and it creates a problem when you are write in your examination. And these questions matters because these are easy category questions. Okay, if these questions are you look these as hard questions, it's okay, since we are on a journey, and in our journey we will make these things easier. Okay, moving to the next question. Milk of magnesia is used when people suffer from indigestion of food. Milk of magnesia, तो ये क्या है? ये एसिड है या बेस है? पहला तो क्वेश्चन ये है, ठीक है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को हम एक एंटासिड की तरह यूज़ करते हैं, एंटासिड,
ठीक है। एंटासिड क्या होते हैं, जो हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है, तो एसिड को, पेट के एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करने में जो यूज करते हैं उन्हें हम कहते हैं एंटासिड। सो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज एंटासिड। सिंस वी यूज इट एज एन एंटासिड, सो इट शुड बी बेस। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस है कि मिल्ड बेस है, तो आंसर होगा मिल्ड बेस, क्योंकि हमें पता है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस बोथ आर इंजूरियस टू अवर हेल्थ। ओके, सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। Moving forward to the next question, which one of the following pairs of metals are very good conductors of heat? ठीक है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के कंडक्ट कराने में हमारा यूज किसका होता है? इलेक्ट्रॉन्स का, फ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो वो किसके पास होते हैं सबसे ज्यादा? तो जो सबसे अच्छे मेटल्स हैं, यानी सिल्वर और कॉपर। ठीक है, तो जो 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 पैटर्न फॉलो होता है, जो पैटर्न फॉलो होता है इलेक्ट्रिसिटी के केस में, वही फॉलो होता है हीट के केस में। ठीक है, तो सिल्वर और कॉपर विल बी द very good conductors of heat as well as of electricity. Okay, keeping that in mind, now moving to the next question. School bells are made up of metals because metals are, जो स्कूल की, हमारे विद्यालय की जो घंटियां होती हैं, वो कौन से मेटल की बनी होती हैं? सॉरी, मेटल की बनी होती हैं। क्यों मेटल की बनी होती हैं? तो ये मेटल की इसलिए बनी होती हैं क्योंकि जो मेटल्स होते हैं उनमें एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है सोनरस। ठीक है, एंड दिस प्रॉपर्टी explains their behavior when they have, when they produce good sound when they are beaten। ठीक है, when they are beaten, अगर हम उनको किसी हार्ड सब्सटेंस से उनको मारते हैं तो फिर उनमें एक साउंड प्रोड्यूस होता है, एस फॉर सोनरस, एस फॉर साउंड। ठीक है, तो क्योंकि मेटल्स जो हैं वो सोनरस होते हैं, इसलिए उनको हम स्कूल बेल्स में यूज करते हैं, बिकॉज अल्टीमेट एम इज टू प्रोड्यूस द साउंड। ठीक है, मेलेबिलिटी क्या होती है? दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेलेबिलिटी वो प्रॉपर्टी है जिसमें हम मेटल्स को थिन शीट्स में ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, उनको थिन शीट्स में उनको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ठीक है, और डक्टिलिटी की बात करते हैं। डक्ट मीन्स वायर। ठीक है, द वर्ड इटसेल्फ मीन्स वायर। तो डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी है जिससे हम मेटल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं वायर्स में। ठीक है, द बेस्ट डक्टाइल सब्सटेंस नोन इज गोल्ड। ठीक है, बहुत ही छोटे से अमाउंट में हम बहुत ही लंबे लंबे तार इससे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज वाइडली यूज्ड इन ज्वेलरीज। The next option is lustrous. Lustrous is also the same property of metals, and this is a property which makes them to produce shine। ठीक है, जो चमक होती है मेटल्स की, उस प्रॉपर्टी को स्पेसिफाई करने के लिए हमने जो वर्ड यूज किया है उसका नाम है lustrous। ओके, फॉर दिस क्वेश्चन द साउंड प्रोड्यूसिंग property will be the sonorous। Okay, moving to the next question. The next question is, consider the following statements about the tincture of iodine. It is an antiseptic solution। ठीक है, टिंचर ऑफ आयोडीन की बात करते हैं। इट इज यूज्ड ऑन वुंड्स। ठीक है, हमारी चोट लग जाती तो हम टिंचर ऑफ आयोडीन का यूज करते हैं। तो इट इज एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। this statement raised because the question is asked how many of the above statements are correct। ठीक है, तो इनमें से कितने पेयर्स जो हैं सही हैं? तो इट इज एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, तो ये तो ठीक है, एक सही हो गया। आयोडीन इज केप्ट इन अल्कोहल वाटर मिक्सचर। ठीक है, अल्कोहल और वाटर का ही मिक्सचर होता है, ये राइट क्वेश्चन है। कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इज वेरी लो। this is disputed a bit, so there is a confusion between whether this option is right or not, so that's why I have left this, and if you have the right answer you may comment down in the comment section. By the way, the two options is correct. And now moving to the next question, that is question number 76. Question number 76 says chlorine is not isoelectronic with, so isoelectrons कौन से होते हैं? वो एलिमेंट्स जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, क्योंकि जो वर्ड आइसो है इसका मतलब होता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, क्योंकि इस पे माइनस का साइन है, इसलिए इसका मतलब है इसने एक और इलेक्ट्रॉन लिया होगा। ठीक है, तो द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजेस अप टू 18। ठीक है, तो इनमें से ऐसा कौन सा इनमें से ऐसा कौन सा एलिमेंट उसकी कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है? यानी सोडियम में है। ठीक है, क्योंकि सोडियम में एक प्लस का साइन है, यानी सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन जो है लूज कर दिया है। सल्फर में 2 का नेगेटिव है, यानी इसने दो और ले लिए हैं। फॉस्फोरस में तीन का माइनस है, यानी इसने 3 लिए हैं। ठीक है, तो ये जो 3 है, इन तीनों के अंदर जो है, इन तीनों में द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 18। लेकिन ये जो मैग्नीशियम है, 2 आयंस पॉजिटिवली चार्ज विद 2, ये जो है
आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, सो द राइट आंसर विल बी बी। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन प्लांट सेल्स, द क्वेश्चन इज फ्रॉम बायोलॉजी सेक्शन। प्लांट सेल्स की बात हो रही है, तो नॉट डिस्कसिंग इट टू मच, directly saying the answer because it requires a lot of explanation. We will do a number of further videos. We are going to rock this science section. In plant cells, nucleus and chloroplast are surrounded separately by their own membrane. ठीक है, प्लांट सेल की बात करते हैं, इसमें एक न्यूक्लियस होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, ये दोनों जो है सेपरेटली सराउंडेड होते हैं अपनी मेम्ब्रेन से। ठीक है, बस इसका सिंपल से नहीं। Question number 78 says that which one of the following statements about the starch and glycogen is correct? ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि बोथ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर फाउंड इन प्लांट सेल। क्या स्टार्च और ग्लाइकोजन जो दोनों चीज़ें होती हैं दोनों प्लांट सेल में आती हैं? नहीं, दिस इज नॉट राइट। बोथ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर फाउंड इन एनिमल सेल। क्या दोनों की दोनों एनिमल सेल में होती हैं? ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी सेज दैट बोथ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर प्रेजेंट इन प्लांट एज वेल एज एनिमल सेल। मीन्स स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों जो होती हैं प्लांट और एनिमल सेल में होती हैं। ठीक है, ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि स्टार्च जो होता है वो प्रेजेंट होता है प्लांट सेल्स में, और ग्लाइकोजन जो है वो प्रोसेस है दैट गोज थ्रू इन एनिमल सेल्स। ठीक है, तो ग्लाइकोजन जो प्रेजेंट होता है वो एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है। सो स्टार्च इज एसोसिएटेड विद प्लांट सेल्स एंड ग्लूकोज ग्लाइकोजन इज विद एनिमल सेल्स। सो आंसर सी, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 79, which one of the following statements about the process of photosynthesis is correct? फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हमने पढ़ी है। तो ऑप्शन ए से लाइट एनर्जी डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी व्हिच ऑक्सीडाइजेस कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या लाइट एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी में बदलते हैं कि लाइट आती है पेड़ भागने लगते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। काइनेटिक एनर्जी इज नॉट देयर, मींस लाइट एनर्जी इज नॉट रिस्पांसिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी से इट अगेन कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। दिस इज आल्सो not right. Okay, now moving to the right option, that is D, the chlorophyll absorbs light energy which causes the splitting of water molecules and reduction to carbon dioxide। ठीक है, जो क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट को, वी ऑल नो दैट फोटोसिंथेसिस अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ठीक है, तो जो क्लोरोफिल का काम क्या है, वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है और वाटर को स्प्लिट करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट करता है, और ये हमें ऑक्सीजन देता है। ठीक है, प्लांट्स को फूड देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करता है, क्योंकि द प्रोसेस इन्वॉल्व्स यूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वाशियोकर, अ फॉर्म ऑफ malnutrition is caused by deficiency of। ठीक है, एक क्वाशियोकर नाम की एक बीमारी होती है, और तो इसमें ये पूछा गया है कि ये जो है किस चीज़ की कमी से होती है। सो इट्स राइट आंसर विल बी द ऑप्शन डी, दैट इज प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकर नाम की बीमारी होती है, और प्रोटीन की कमी से एक और बीमारी होती है जिसका नाम है मैरास्मस। ठीक है, तो ये दोनों बीमारियां जो हैं वो प्रोटीन की डिफिशियंसी से होती हैं। ठीक है, 81। Okay, this is from the current affairs sections. Third, yes, this is an third थर्मल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, इसको हम थर्ड कहते हैं। ये यूएस का एंटी मिसाइल सिस्टम है, एंटी मिसाइल सिस्टम। ठीक है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ठीक है, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जब नॉमिनेट करता है तो उनमें से किस कैटेगरी में नहीं करता है? तो साइंस, लिटरेचर, आर्ट में भी करता है, और स्टेट सर्विस में वो जो है मेंबर्स को, एमपीज को नॉमिनेट नहीं करता है। सो दिस इज फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस, ऑप्शन विल बी, आंसर विल बी ऑप्शन डी। फैट इन एन ह्यूमन बॉडी इज स्टोर इन। जो ह्यूमन बॉडी का जो फैट होता है वो किस टिश्यू में जो है स्टोर होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एडिपोज टिश्यू में वो स्टोर होता है। ठीक है, which one नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following is a feature of the membrane? ठीक है, यहाँ पे मेम्ब्रेन की बात पूछी गई है। मेम्ब्रेन क्या है? तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल्स। बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स इन व्हिच प्रोटीन्स एंड कोलेस्ट्रॉल आर एम्बेडेड। ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं, एक्चुअली जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो प्रोटीन्स प्रोटीन्स की बनी होती हैं और लिपिड्स की बनी हुई होती हैं। ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स की जो एक बाई लेयर होती है, ये दो लेयर्स होती हैं, और प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल इसमें एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, and perhaps this is the last question, yes,
which one of the following parts of human alimentary canal can be of maximum length? ठीक है, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल की बात करते हैं। तो इसमें पूछा गया सबसे लंबा जो पार्ट है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल का, तो वो कौन है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 20 से 22 फीट तक की लेंथ जो है कवर कर सकती है। ठीक है, क्योंकि ये देखिए इस तरीके से ये एक लार्ज इंटेस्टाइन, ओके लेट मी ड्रॉ इट अगेन, एक लार्ज इंटेस्टाइन के, अगर ये लार्ज इंटेस्टाइन है तो इसके अंदर जो है ये जो है इस तरीके से ये फोल्ड तरह रखी रहती है, क्योंकि इसका डायमीटर ज़्यादा होता है, इसीलिए इसे लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। ठीक है, साइज में बड़ी होती है, बट इफ़ वी टॉक अबाउट द लेंथ, then small intestine wins there because it is approximately 20 to 22 feet long, and this is also one of the largest longest parts of the alimentary canal or digestive system. Okay, so here we have completed our, these were approximately 29 to 30 questions, I did not count actually, and these would be beneficial while tackling the upcoming question that we are going to see in upcoming examinations of CDS and NDA, and especially UPSC and other state level examinations. And UPSC has a trend of using such kind of questions, and जैसे हम देख सकते हैं कि ये क्वेश्चंस जो हैं कंप्लीटली बुकिश नॉलेज टाइप की डिमांड नहीं रखते हैं। ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जब आपके सामने आते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है। फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू कि हमारी बॉडी का जो मैक्सिमम लेंथ का एलिमेंट्री कैनल में कौन सा पार्ट है, ठीक है, जनरल क्वेश्चन, दिस इज एक्चुअली जनरल साइंस इज, ठीक है, हमारी बॉडी का जो फैट है वो कहाँ स्टोर होता है, ठीक है, क्लोरोफिल कैसे वर्क करता है, ठीक है, और ठीक है, इस टाइप की जितनी भी चीज़ें हैं, सिल्वर कॉपर, नॉर्मल क्वेश्चंस हैं ये। आइसो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, क्वेश्चन की डिमांड ये नहीं है कि ये क्या है, वो बस इतना पूछना चाहता है आइसो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, तुम्हें बस इतना पता है तो तुम इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंसेस क्या हैं, ठीक है, और बस सिंपल क्वेश्चंस हैं ये। एज आई अर्लियर टोल्ड यू कि 10th क्लास की साइंस को अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो इस सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी टैकल्ड वेरी इजीली। सो वी विल डू, धीरे धीरे हम शुरू कर रहे हैं ये प्रोसेस, एंड मुझे लगता है तो कुछ और स्टार्ट करना चाहिए जिससे आपकी जीएस और इम्प्रूव हो। सो जल्दी कुछ और वीडियोस की सीरीज़ लाएंगे जिसमें आप लोग जो है जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चंस जिनमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, हर क्वेश्चन में आप कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन जो हैं वही सीरीज से आप टैकल कर सकते हैं। सो वी विल ट्राई टू गिव नंबर ऑफ क्वेश्चंस, and I will try to use some copy and pen for upcoming videos. So by the time, keep supporting us. See you in the next video and stay connected to the journey to stars. Good luck for the next time. See you.